हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 अगस्त के डेली करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो के सभी प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम में इससे 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो पूरा धैर्य रखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो इसके लिए आप पिछले 8 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है इसको आप परचेज कर लीजिए। और इस पूरी पीडीएफ में आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये जो पीडीएफ है ये आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि रजत पदक जीत लिया है भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने। तो फ्रेंड्स, ये जो रजत पदक है इसे आप स्वर्ण पदक भी मान सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में रवि दहिया ने यह पदक जीता है वो वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है। तो भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जीता? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और उन्होंने फाइनल में रूसी पहलवान ज़ऊर युगोव से मुकाबला किया, लेकिन ज़ऊर युगोव ने उन्हें 7-4 से हरा दिया। रवि ने भारत की झोली में 5वां पदक डाला है। तो अब तक जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो भारत की झोली में अब तक कुल मिला के 2 रजत आ चुके हैं, क्रमशः मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में और रवि दहिया कुश्ती में, और 3 कांस्य आ चुके हैं, क्रमशः पीवी सिंधु जो कि एक शटलर हैं बैडमिंटन में, लवरीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, और भारतीय हॉकी टीम पुरुषों की। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया था? तो भारतीय हॉकी टीम ने हराया था जर्मनी को। और इसी के साथ आप एक बात और भी याद रखना कि भारतीय हॉकी टीम अब तक ऑल ओवर देखा जाए तो ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक मेडल जीतने वाली जो टीम है वो बन गई है। कितने मेडल जीते हैं अब तक कुल मिला के? 12 मेडल। और जर्मनी ने कितने जीते हैं? जर्मनी ने जीता है 11 मेडल, याद रखना। और रवि ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान भी बन गए हैं। रवि से पहले भारत की ओर से केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। रवि दहिया ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरी इस्लाम सवानेव को हराया था। अब एक बात और भी याद रखना कि एग्जाम में एक प्रश्न अक्सर इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर क्या होगा? 57 किलोग्राम भार वर्ग। इसी प्रकार से ये भी याद रखना कि मीराबाई चानू ने जो वेट लिफ्टिंग की थी वो कितने किलोग्राम भार वर्ग में की थी? सही आंसर इसका होगा 49 किलोग्राम भार वर्ग। अब ये प्रश्न मैंने कल पढ़ाया था आपको, रिवीजन भी है, देख लो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल के बाद ओलंपिक में पदक यानी कि कांस्य पदक को जीता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं, तो आपको उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद कांस्य पदक जीता है, मतलब कोई भी पदक जीता है। इसके पहले 1980 में जो ओलंपिक गेम हुए थे। अच्छा, ये बताओ कि 1980 के जो ओलंपिक गेम हुए थे कहाँ पर हुए थे? तो ये मॉस्को में हुए थे। तब सोवियत संघ नाम से वह स्टेट था, तो विखंडित होकर रसिया बन गया है। तो वहाँ पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और अब 41 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा कर लिया है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो याद रखना कि अब तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम 8 बार गोल्ड जीत चुकी है, 1 बार सिल्वर जीत चुकी है और 3 बार ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इसके पहले कब कब आया है? 1968 में आया है, 1972 में आया है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया है। सिल्वर केवल 1 बार 1960 में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड 8 बार 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक किताब किसने लिखी है? अब यहाँ पे देखो, रिवेंज का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं एवेंज। याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक जो किताब है ये किसने लिखा है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ये किताब लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। और ये किताब रिलीज कब हो रही है? देखो, ये 20 अगस्त को रिलीज हो रही है। इसको प्री ऑर्डर आप कर सकते हो, प्री ऑर्डर करना चाहो तो सोशल मीडिया पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सर्च करोगे तो वैसे मिल जाएगा।
और इसको कौन पब्लिश कर रहा है? गरुड़ा प्रकाशन के द्वारा ये पब्लिश किया जा रहा है। बाकी के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात करें तो संजय गुब्बी की एक किताब अभी आई है, तो इनकी जो किताब आई है इसका नाम आपको बताना है, लेपर्ड पर लिखी गई किताब है जिसका नाम क्या है? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये नाम भी। डॉक्टर सी.के. गरियाली की जो बुक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक थी? सी.के. गरियाली की ये बुक थी बैंक विद द सोल इक्विटास, आपको याद होगा मैंने इसको पढ़ाया भी था। और इम्तियाज अनीस की भी एक बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, किताब का नाम क्या था? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा की लेखिका और कहानीकार रही थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि हिंदी और डोगरी दोनों ही भाषाओं में उन्होंने लिखा। अब जो डोगरी भाषा ये कहाँ पर बोली जाती है? तो फ्रेंड जो डोगरी भाषा है ये जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। और ये भी याद रखना कि 2001 में पद्मा सचदेव को जो पद्मश्री पुरस्कार होता है वो दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 2007-8 में उनकी कविता के लिए कबीर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था। और ये भी याद रखना कि उनकी एक कविता संग्रह की किताब है मेरी कविता मेरे गीत, जिसके लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो वर्तमान में अभी हमारे बीच नहीं है, 81 ईयर की होकर अब ये इस दुनिया से चली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश ने हाल ही में भूकंप की पूर्व सूचना जारी करने वाला ऐप लॉन्च किया है? तो देखो ये भारत का क्योंकि पहला प्रदेश बन गया है इसलिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जब भी कोई घटना पहली बार होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एवरी एग्जाम। तो भूकंप की पूर्व सूचना देने वाला जो ऐप बना है वो कौन सा बन गया है? इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात हो रही है यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस ऐप के बारे में। ऐप का नाम क्या होगा? ऐप का नाम होगा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। किसने बनाया इसको? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने मिलकर बनाया है। लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। और दोस्तों ये भी याद रखना कि भारत का जो पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क है वो कहाँ पर बना है? तो ये उत्तराखंड में बना है, मनुस्यारी में। ठीक है, याद रखना। और भारत का जो पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है वो हल्द्वानी में बना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। और देश का जो पहला जेंडर पार्क है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा केरल में। ठीक है, तो उत्तराखंड से इसका संबंध नहीं है। जेंडर पार्क बनेगा कहाँ पर? केरल में बनेगा। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और भारत और एशिया का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसे हेली पार्क के नाम से भी ये पहले जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और विश्व बैंक के द्वारा बांध सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इन परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से लागू किया जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग के बारे में, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में, जिसको आप कहते हैं CWC। तो फ्रेंड्स केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग भारत सरकार के संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव के पद के समान होता है। याद रखना, केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन। मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी इसकी सितंबर 1985 में। और विश्व बैंक, ये तो आप जानते ही हो, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना हुई थी 1944 में। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार ये सम्मान किसको मिल रहा है? भारतीय ओलंपिक दल को। तो बहुत ही गर्व की बात है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, भारत ने इस बार ओलंपिक में 119 खिलाड़ियों सहित कुल 228 सदस्यीय दल भेजा था। और इन 119 खिलाड़ियों में 67 पुरुष हैं, 52 महिला खिलाड़ी हैं। और ओलंपिक में भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। और भारत इस बार कुल कितने इवेंट्स में हिस्सा लेगा? 87 में। ठीक है। हाल ही में किस मोबाइल कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर पद से
कुमार मंगलम बिड़ला ने इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया की स्थिति से आप परिचित ही होंगे, तो अब वर्तमान में उसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए फिलहाल कुमार मंगलम बिड़ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि कंपनी जो है वो लगातार रन करती रहेगी। ये हैं कुमार मंगलम बिड़ला। ख्यात उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने कर्ज के दलदल में फंसी वोडाफोन इंडिया के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने उनका आग्रह मंजूर करते हुए इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। इसी के साथ वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने टेलीकॉम क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी हिमांशु कापानिया को गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में चुन लिया है। तो हिमांशु कापानिया जो है वो जगह लेंगे कुमार मंगलम बिड़ला की। जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब क्योंकि देखो ये पहली महिला महानिदेशक हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कौन बनी है? ये हैं धृति बनर्जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? कोलकाता में मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? तो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन बने हैं? तो मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया है? अब ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना। क्यों? क्योंकि ये जो CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार है ये 2021 में पहली बार फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। और पहली बार ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? जगदीश भगवती और C रंगराजन, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन दे रहा है इसे? तो इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों को नवाजने के बारे में इनका चयन किया है। और इनमें कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती हैं और C रंगराजन। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर जगदीश भगवती जी के बारे में, तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं। जबकि C रंगराजन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। C रंगराजन ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर CR राव के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दुनिया की बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं और इनके बारे में एक लेख पब्लिश हुआ था। कब? PIB इंडिया में। कब? 10 सितंबर 2020 को। यह लेख आपके कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर करेगा। आइए देखते हैं। देखो, आंकड़ों की जीवित किंवदंती और पद्म विभूषण प्रोफेसर काल्यमपुदी राधाकृष्ण राव को उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर 9 सितंबर 2020 को आयोजित एक ऑनलाइन संगोष्ठी में सम्मानित किया गया है। तो वर्तमान में इनकी जो उम्र है वो 100+ है, याद रखना। ठीक है, वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा और कंप्यूटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने और इसे सुविधाजनक बनाने, इस क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने, छात्रों और शोधकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करने और भारत में विश्व स्तरीय सांख्यिकी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोफेसर राव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो समझ लो कि इन्होंने कितना संयम रखा है और अपने जीवन में, क्योंकि एक लक्ष्य रखा है इन्होंने, तभी ये अब 100+ के हो गए हैं, लेकिन अभी भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। भारतीय मूल के किस उद्यमी को कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि अजय दिलावरी। तो भारतीय मूल के उद्यमी अजय दिलावरी को कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के एक बयान के अनुसार दिलवारी कनाडा के सबसे बड़े मोटर वाहन समूह दिलवारी समूह के मालिक हैं। वह ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 16 लोगों में से एक हैं। अब यहाँ पर जो बाकी के विकल्प हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, यूसुफ अली MA हाल ही में ये चर्चा में रहे थे क्योंकि इन्हें UAE का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। मनन भट्ट की जो किताब आई थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। किताब का नाम क्या था? लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया। नहीं, ये किताब लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया, ये किताब संजय गुब्बी की है। मनन भट्ट की जो किताब है ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नाम की ये किताब लिखी गई है। ज्ञानेंदु निकोम्बम कौन है? तो याद रखना कि ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं,
यदि लीप ईयर में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, ये तो आप जानते हो। और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अधिक होता है लीप ईयर में, उसमें फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। तो एक नॉर्मल डे का जो कैलेंडर होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 2021 का कैलेंडर, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था, 1 जनवरी को था यहाँ पर फ्राइडे। तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा। अगर नॉर्मल डेज है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब जो जनवरी का महीना होता है, तो वो भी इसमें इसी में ऐड हो जाता है, क्योंकि 31 के बाद अब इसमें एक दिन और ऐड होता है। कहाँ पर जाके, ये फरवरी में जाके ऐड होता है, 29वां। ठीक है, तो अगर ये लीप ईयर होता तो ये फरवरी होती है, 29 की होती है, और इसमें जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 हो जाते। तब इसमें एक दिन और ऐड हो जाता, मतलब कि फिर ये जो दिन था वो समाप्त कब होता, फ्राइडे को शुरू हुआ था नॉर्मल, फ्राइडे को समाप्त हो गया ये नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में अगर फ्राइडे को शुरू हुआ है तो ये कब समाप्त होगा, ये सैटरडे को समाप्त होता। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ऐसा साल है जिसमें 366 डेज हैं, यानी कि वो लीप ईयर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मंगलवार से शुरुआत हो रही मंडे से, तो इसका जो 31 दिसंबर होगा उस दिन यहाँ पर क्या होगा, उस दिन यहाँ पर वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को हो जाएगा बुधवार। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कुल मिला के 52 तो पहले हो गए बुधवार, उसमें एक बुधवार और ऐड हो गया, कुल मिला के 53 बुधवार यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दशक 2010 से 2020 को कौन सा दशक घोषित किया गया है। ये हैं आपके ऑप्शन। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और जरूर किया करो, जिस भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पर। और देखिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF पर डे की दी जाती है, तो कल के बाद आपको जो ये कंबाइंड PDF है इस हफ्ते की वो मिल जाएगी। और इसी के साथ मंथली PDF परचेज करने के लिए और पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसको परचेज करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।